हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉपिक में। देखिए, आज है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्लास 4। हम क्लास 1 से लेकर के 3 तक ले चुके हैं और बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझाएं। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आपके लिए विशेष ऑफर है, एकदम बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ, फ्री क्लास और बिल्कुल फ्री टेस्ट मिलेगा। सब कुछ फ्री है। आप चाहते हैं एएनएम में एक सीट पक्का हो, या फिर चाहते हैं कि एग्जाम में हमारा टेक्निकल क्वेश्चन नहीं छूटे, तो आज ही हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। वहाँ पे देखिए क्या होता है, टेस्ट में क्या क्या होता है ये जान लीजिए। सुबह हम टेक्निकल क्वेश्चन लेते हैं यूट्यूब पे, जो कि 12 बजे से पहले वीडियो अपलोड कर देते हैं। शाम में 5 बजे से पहले नॉन टेक्निकल क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं। दोनों मिला करके, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मिला करके शाम में 8:30 बजे हम टेलीग्राम पे टेस्ट लेते हैं। एक बार आप टेलीग्राम में घुस जाइएगा ना, हम आपको दावा करते हैं कि आप निकल नहीं पाइएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टूडेंट को मेहनत करते हुए जब आप देखिएगा, परफॉर्मेंस देखिएगा, तो आपके अंदर में एक जोश जुनून जग जाए, लगेगा कहाँ थे हम। इसलिए मेरे सिस्टर, आपका ध्यान किधर है? नॉलेज टॉप किंग का टेलीग्राम चैनल नीचे या फिर मिडवाइफरी क्लास 1 में दिया गया है, आज ही ज्वाइन हो जाइए। फिलहाल ज़्यादा समझाने का मेरे पास समय नहीं है। और हाँ, उन ऑडियंस को दिल से धन्यवाद जिसने अपने प्यारे हाथों से एक लाइक ठोक दिए हैं। आपके हाथ से जिंदगी भर शुभ काम होते रहे, मेरी ये शुभकामना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि जन्म के पश्चात 24 घंटे के भीतर मिकोनियम के निष्कासन में असफल सूचक है। यानी बच्चा का डिलीवरी हो गया, ठीक है, 24 घंटा के भीतर यदि मिकोनियम नहीं निकला तो किसका सूचक होगा? अब पहले समझते हैं मिकोनियम होता क्या है। बच्चा जो जन्म लेता है ना, बच्चा जन्म लेने के बाद पहला पोटी यानी पहला जो मल त्याग करता है, उसे हम मिकोनियम कहते हैं। बात समझ रहे हैं? पहला जो बच्चा पोटी त्याग करता है उसे हम क्या कहते हैं? मिकोनियम कहते हैं। सामान्यतः डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर में पहला पोटी वो त्याग कर देता है, लेकिन कुछ बच्चे 24 घंटे के भीतर तक में वो पोटी त्याग करता ही नहीं है। यदि वो पोटी त्याग नहीं किया तो मेरे दोस्त एक डिजीज यानी एक रोग का वो संकेत दे रहा है। उस रोग का नाम है हर्षस्प्रूम डिजीज। ध्यान रखिएगा, हर्षस्प्रूम डिजीज। अब समझते हैं हर्षस्प्रूम डिजीज होता क्यों है। अब मिकोनियम तो आपको समझा दिए कि बच्चा जो पहला पोटी करते हैं, पहला जो मल होता है उसे हम मिकोनियम कहते हैं, जो कि 24 घंटा के अंदर में सामान्यतः हो जाता है। और जो बच्चा नहीं कर पाया उसके लिए एक रोग का संकेत होता है जिसे हर्षस्प्रूम डिजीज कहते हैं। अब समझते हैं हर्षस्प्रूम डिजीज होता क्यों है। थोड़ा सा इसके लिए पिक्चर की जरूरत हो। देखिए, ये जो डिजीज होता है, ये डिजीज बड़ी आंत में होता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए, नॉर्मल है बड़ी आंत, तो देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि इसमें होता क्या है, इसमें तंत्रिका कोशिका पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें तंत्रिका कोशिका पाया जाता है, जहाँ से कि आपको जैसे लेटरिन लगा तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिक पीछे की ओर, बाहर की ओर फेंक देता है। समझ रहे हैं? इन्हें लेटरिन को बाहर धकेल देता है, बाहर निकल जाता है। लेकिन होता क्या है कि किसी बच्चे में तंत्रिका कोशिका यहाँ तक तो पाया जाता है, यानी माइंड कंट्रोल तक है, लेकिन कुछ भागों में नहीं पाया जाता। अब जिस भागों में नहीं पाया जाएगा तो वहाँ तो कंट्रोल रहेगा ही नहीं, यानी आगे मल जाएगा ही नहीं। मान लीजिए कि यहाँ तंत्रिका है, यहाँ तंत्रिका, यहाँ तंत्रिका है, तो यहाँ से मिकोनियम गया और यहाँ है ही नहीं, यहाँ के मिकोनियम जमा हो जाएगा। अब ये बाहर एनएस के द्वारा निकलेगा ही नहीं। समझ रहे बात को? जब वो बाहर नहीं निकलेगा, जब वो यहाँ पे जमा हो जाएगा तो उसको हम हर्षस्प्रूम डिजीज कहते हैं। ये अक्सर जन्मजात रोग होता है। कहीं कहीं इस बुक में कहा गया है कि ये अक्सर जन्मजात होता है। तो क्यों होता है हर्षस्प्रूम रोग, ये आपको हम बता दिए। क्योंकि बड़ी आंत में बहुत जगह कभी अब देखिए, हर बच्चे के साथ ऐसा नहीं होता है, किसी बच्चे के साथ होता है। तो कभी देखा गया है कि बड़ी आंत के कुछ भागों पे जो है तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे कंट्रोल होता ही नहीं। यहाँ से मिकोनियम ठेलते यहाँ तक भेज दिया, अब यहाँ पे कंट्रोल है ही नहीं, यहीं पे जमा हो गया। जबकि इसको निकलना चाहिए एनएस के द्वारा, बाहर निकल जाने 24 घंटा के भीतर, और नहीं निकला तो समझ लीजिए उस बच्चे में जो है संकेत दे रहा हर्षस्प्रूम का। कभी क्या होता है कि मतलब तंत्रिका कोशिका जो है बहुत कम भाग में रहता है, थोड़ा सा भाग में रहता है, जिसे पता ही नहीं चलता है। कभी बच्चे डिलीवरी होने के कुछ दिन के बाद पता चलता है कि इसको जो है हर्षस्प्रूम डिजीज हो गया है। पता कैसे चलता है? जब बच्चे को पेट में सूजन होने लगता है, तब उस कंडीशन में जाकर ये पता चलता है। तो हमें उम्मीद है कि
कि आप मिकोनियम के बारे में अच्छी तरह समझ गए और हर्षपुरुंग रोग के बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए। बच्चा डिलीवरी के बाद 24 घंटा के भीतर यदि मल का त्याग नहीं किया, उस मल का नाम है मिकोनियम। यदि वो मल का त्याग नहीं किया तो एक डिजीज का संकेत देता है, उस डिजीज का नाम होता है हर्षपुरुंग डिजीज। वो डिजीज क्यों होता है, उसका कारण होता है कि बड़ी आंत के किसी भाग में जो है तंत्रिका कोशिका का अभाव होता है, नहीं होने की वजह से वहीं पे मल जाके क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मिकोनियम का भी दर्शन कीजिएगा तो करा देते हैं। अब आप देख सकते हैं इस पिक्चर को। ठीक है, इसका कलर के बारे में कहा गया है कि आमतौर पे ये गहरा जैतून हरा होता है। ठीक है, और ये गंधहीन होता है, ऐसा नहीं कि पूरा महकने लगेगा, ऐसा बात नहीं होता है। आमतौर पे जो है ये जैतून मतलब गहरा हरा होता है। इसका वास्तविक रंग कभी कभी बच्चे के बारे में सुने होंगे कि बच्चा जो गर्भाशय में पोटी कर दिया। मान लीजिए कि बच्चा यहाँ पे है, समझिए इस बच्चा में क्या होता है कि बच्चे के बाहर जो इम्यूनिटी फ्लूइड रहता है, तल रहता है। यदि कोई बच्चा पोटी अंदर में ही कर दिया तो इम्यूनिटी फ्लूइड में जो है पोटी चला जाता है। जब इम्यूनिटी फ्लूइड में पोटी चला जाता है तब उस कंडीशन में उसका रंग जो है थोड़ा सा भूरा, पीला या हरे रंग करके दिखाई देने लगते हैं। कब? जब वो इम्यूनिटी फ्लूइड में जाते हैं तब। नहीं तो सामान्यतः यदि बाहर निकल गया तो समझ लीजिए इसका हरा गहरा मतलब गहरा जैतून कलर लिए हुए हरा रंग रहता है। हमें उम्मीद है कि आप इससे अच्छी तरह से देख लिए होंगे। अब हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, यानी जन्म के पश्चात 24 घंटे के भीतर यदि मिकोनियम नहीं निकला तो समझ लीजिए एक डिजीज का संकेत दे रहा, उस डिजीज का नाम है हर्षपुरुंग रोग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहते बच्चे में कैंसर का सामान्य रूप क्या है। आज भी सुबह हम क्लियर किए इस क्वेश्चन को। बच्चे में कैंसर का सामान्य रूप को क्या कहते हैं? सामान्य रूप को रक्त कैंसर या फिर ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। कैंसर का सामान्य रूप को क्या कहता है या फिर कैंसर को एक अलग नाम से जानाता है जिसे ल्यूकेमिया कहते हैं। या फिर बच्चे में कैंसर के सामान्य रूप को क्या कहते हैं? रक्त कैंसर या फिर ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है कि डैश को कम करने के लिए अस्पताल में भर्ती बच्चे के अभिभावक को बच्चे के साथ रुकने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चा अस्पताल में भर्ती है तो देखिए कभी कभी नर्स या डॉक्टर कहता है कि बच्चे के पिताजी को, देखिए आप यहीं रहिए, या उसके माता को कहता है यहीं रहिए, क्योंकि आप जैसे जाइएगा तो बच्चे को चिंता होने लगेगा, पता नहीं माँ मेरी कहाँ चलेगी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस बात से हमें उम्मीद है कि ऑप्शन से देख करके आप समझ गए होंगे कि इसमें से आंसर क्या हो सकता है। ए बी सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी विरह चिंतन, यानी बच्चा को चिंता होने लगता है कि मेरा माँ किधर चला गया है। ठीक है, जैसे कि एक पिक्चर में लेते हैं हम। जैसे देखिए इस बौआ का देखिए अगर मैया भागले जा रहा है तो इस बौआ को देखिए चिंता हो रहा है कि पता नहीं मैया कहाँ चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विरह चिंतन हो रहा है। किसको हो रहा है? बच्चे को हो रहा है। समझ रहे हैं बात को? देख रहे हैं इस बौआ का मैया भागले जा रहा है तो बौआ देखिए किसी कह रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आप पिक्चर से भी अच्छी तरह से देख लिए होंगे मॉम और बच्चे का कहानी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डैश को कम करने के लिए अस्पताल में भर्ती बच्चे के अभिभावक को साथ रुकने के लिए प्रेरित करते हैं तो विरह चिंतन के लिए। ठीक है, इसका हम देख लेते, थोड़ा इसका इंग्लिश भी याद रख लीजिएगा, सेपरेशन एंजाइटी। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ऑप्शन में जो अक्सर तो देखा जाता है सवाल जो है इंग्लिश में भी करके दे देता है। सेपरेशन एंजाइटी को याद रख लीजिएगा, जिसे इंग्लिश में या फिर हिंदी में विरह चिंतन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर एक जिला में कितने समय तक रखना चाहिए। एक जिला का मतलब यहाँ पे हो रहा है कांख, समझ लीजिए कांख में कितना देर तक बच्चा को जो है थर्मामीटर रखना चाहिए। एक शिशु का तापमान ज्ञात करना है। मान लीजिए कि एनम सिस्टर को दे दिया कि एनम इस बच्चे का तापमान टेम्परेचर ज्ञात करके बताइए, तो आप कांख में कितना देर रखिएगा बच्चे को? तो आपको बच्चे के कांख में कम से कम 3 मिनट तक रखना जरूरी है। ठीक है, तो सभी एनएम सिस्टर को ये पता हो गया होगा या फिर पहले से पता होगा, ट्रेनिंग किया तो पता होगा नहीं करेगा। तो एक शिशु का तापमान ज्ञात करने के लिए कांख में कितने देर रखना चाहिए? तो 3 मिनट तक रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता समय पूर्व प्रसव मतलब हुआ कि डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ, पहले ही डिलीवरी हो गया। ठीक है, निम्न में से किस औषधि का उपयोग नवजात शिशु के लाभदायक होता है? देखिए समय पूर्व यहाँ पे कह रहा है, समय पूर्व का यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा औषधि जो है बच्चे के लिए लाभदायक
होगा। यदि समय पूर्व उसका डिलीवरी हो गया तो बच्चे के लिए कौन सा औषधि देंगे जो कि लाभदायक होगा। तो अब आप कहिएगा कि समय पूर्व यदि डिलीवरी हो गया तो बच्चे को होने क्या जा रहा है जो आप औषधि देना तैयारी कर दिए हैं। तो देखिए जनरली 28 सप्ताह से पहले यदि बच्चे का डिलीवरी हो रहा है, समझिए, तो उसे लंग संबंधी प्रॉब्लम होने की संभावना रहता है। बात समझ लीजिए, लंग संबंधी यानी रोग की जो संभावना रहता है वो रहता है आरडीएस। ध्यान दीजिएगा, आरडीएस कब, जब 28 सप्ताह से पहले बच्चे का जन्म हो गया है तो उसे इसकी खतरा आती है, यानी लंग संबंधी प्रॉब्लम होता है। आरडीएस, आरडीएस मतलब होता है रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसमें होता क्या है कि श्वसन संबंधी विकार होने लगते हैं, सामान्यतः नवजात शिशु को प्रभावित करता है और ये 28 सप्ताह से पहले होता है तो उसको ये प्रॉब्लम करने लगता है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ करता है, ये देख लीजिए फेफड़े में। देखिए यहाँ पे ये आरडीएस प्रॉब्लम होने लगता है। यदि 28 सप्ताह से पहले बच्चा का जन्म हो गया तो आरडीएस यानी श्वसन संबंधी प्रॉब्लम उसको होने लगता है। देखिए आप फेफड़े में, फेफड़े में होता क्या है, ये देखिए नॉर्मल, ये जो गुच्छे गुच्छे देख रहे हैं, ये गुच्छे गुच्छे को हम जो है वायु कोष्ठिका या एल्वलाई कहते हैं। ध्यान रखिए, या एल्वलाई कहते हैं या वायु कोष्ठिका बोलते हैं। होता क्या है कि यदि 28 सप्ताह से पहले हो गया तो आप देख लीजिए ये सिकुड़ने लगते हैं। देख लीजिए, देख रहे हैं, ये ग्रस्त हो गया, ये बीमारी ग्रस्त हो गया। ये बीमारी ग्रस्त कब हो गया, यानी क्लोज होने लगता है, यानी बंद होने लगता है, तो उसको श्वसन संबंधी प्रॉब्लम होने लगती है, यानी लंग संबंधी उसको प्रॉब्लम होने लगता है। कब, जब 28 सप्ताह से पहले उसको डिलीवरी हो गया है तब। अब आपका दिमाग में होगा कि सर 28 सप्ताह पहले यदि डिलीवरी हो गया तो इसे कम करने के लिए कोई औषधि तो होना चाहिए ना, यानी लंग संबंधी उसे प्रॉब्लम नहीं हो, यानी आरडीएस ना हो, इसके लिए एक औषधि दिया जाता है जिससे कि हद तक बच्चे को कंट्रोल हो जाता है। समझ रहे बात को। यही एल्वलाई जो है प्रॉब्लम है, जिसे हिंदी में वायु कोष्ठिका कहते हैं। देख लीजिए गुच्छे गुच्छे जैसा होता है, ये देखिए कैसे होने लगा, प्रॉब्लम होता है। कब, जब 28 सप्ताह पहले बच्चे का डिलीवरी होने लगता है तब। अब चलते हैं टू द पॉइंट। तो वो प्रॉब्लम ना हो, यानी समय से पूर्व अवस्था में निम्न में से किस औषधि का उपयोग करके नवजात शिशु के लिए लाभदायक होगा। यानी 28 सप्ताह से पहले उसे डिलीवरी हो गया है तो उसे आरडीएस, ध्यान दीजिएगा, आरडीएस होने की संभावना होता है, यानी लंग संबंधी प्रॉब्लम संभावना होता है। वो प्रॉब्लम ना हो, उससे बचने के लिए डेक्सामेथासोन जो है दिया जाता है। ये एक दवा होता है डेक्सामेथासोन, जिससे कि बच्चे को बहुत ही लाभदायक होता है। हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे कहता है कि किस उम्र के बच्चे में सिर का आकार, एडल्ट मतलब होता है वयस्क, कि सिर के आकार का 90% हो जाता है। तो 2 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है ना, इसका लगभग जो है सिर अच्छा बड़ा हो जाता है, यानी एडल्ट मतलब होता है वयस्क के सिर का लगभग 90% हो जाता है 2 वर्ष के बच्चे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है चावल के पानी जैसे दस्त किसके विशिष्ट लक्षण है। देखिए यदि वो चावल के पानी जैसा उसको दस्त बार बार उल्टी हो रहा है तो ये आप समझ लीजिए ये हैजा का लक्षण है। ध्यान दीजिएगा, हैजा आपको पता होगा, हैजा जो है विब्रियो क्लोरी आप जानेंगे, हैजा बीमारी का नाम होता है। या फिर कभी कभी गांव देहात में देखते हैं गाली देता है, अरे तेरा बीबी का हैजा हो जा, यानी विब्रियो क्लोरी, याद हो जा हैजा की बीमारी। समझ रहे बात को। कभी कभी गाली देखिएगा, बुढ़िया सब गाली देता है ना, बड़ी छाई देता है, वो कहता है कि तेरा बीबी को हैजा हो जाए, यानी विब्रियो क्लोरी। यदि पूछ ले कि हैजा किस बैक्टीरिया कारण होता है तो विब्रियो क्लोरी, याद रख लीजिएगा। तो वही कहता है चावल के पानी जैसे दस्त को विशिष्ट लक्षण, यानी चावल के पानी जैसा दस्त यानी उल्टी हो रहा है तो वो किसका लक्षण है, उसका लक्षण है हैजा की चांस। हैजा किस बैक्टीरिया कारण होता है तो विब्रियो क्लोरी। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि सामान्य नवजात के जीवन के प्रथम सप्ताह में कितना वजन कम होता है। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय जितना वजन होता है ना, मान लीजिए कि बच्चा आज जन्म लिया 1 तारीख से, तो 1 तारीख को उसका वजन 3 kg था, 1 सप्ताह तक इसका वजन घटता है। ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता है। 1 सप्ताह तक इसका वजन क्या होता है, घटता है। तो वही कहता है कि जन्म के बाद 1 सप्ताह तक कितना प्रतिशत वजन घटता है। मान लीजिए कि 7 दिन तक घटता है इसका वजन, फिर 7 दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाता है, जैसा वजन इधर था शुरुआत में वैसा हो जाता है। तो मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया, उसमें वजन 3 kg था, तो इसका वजन जो है ना प्रथम सप्ताह यानी 1 से लेकर के 7 दिन तक वजन घटेगा। कितना घटेगा, तो जितना जन्म के समय वजन था उसका 5% कर दीजिए। ठीक है, 5% निकाल लीजिए, इतना वजन उसका घट जाएगा। मान लीजिए 3 kg का बच्चा लिया, अब कहिएगा सर 2.5 kg का है, तो 2.5 kg का 5% कर दीजिए, 1 सप्ताह में कितना घटेगा। ठीक है, तो 1 ही सप्ताह तक घटता है, फिर वो सामान्य हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि टीबी, डिप्थीरिया, हुपिंग कफ जिसे पर्टूसिस कहते हैं, टिटनस, पोलियो, मिजल्स, हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध प्राथमिक टीकाकरण की उपयुक्त आयु क्या है? पहली बात तो ये समझ लिए, जैसे ही ये प्राथमिक टीकाकरण दे दिया आप यहीं से क्लियर रहा। प्राथमिक टीकाकरण उसे कहते हैं जैसे 1 साल के भीतर में टीका लग चुका है। यदि 1 साल के भीतर में वो टीका लग चुका है तो वो प्राथमिक टीकाकरण के अंतर्गत आ जाएगा। और ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब जो देख रहे हैं, ये सभी टीका 1 साल के भीतर लगता है। तो यहीं से क्लियर हो गया। तो कहता है कि प्राथमिक टीकाकरण की आयु क्या है, तो आप सीधा मार सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जन्म से 1 साल के अंदर, क्योंकि ये सभी टीका 1 साल के अंदर लगता है। और प्राथमिक टीकाकरण का मतलब ये होता है कि शुरुआत में 1 साल के अंदर जो टीका लग जाता है उसे हम प्राथमिक टीकाकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु के जिस पर विटामिन ए की प्रथम खुराक दिया जाता है, यानी बच्चे को किस आयु में विटामिन ए की खुराक दिया जाता है? तो विटामिन ए का खुराक जो है 9 महीने में दिया जाता है। पहला जो उसका खुराक दिया जाता है बच्चे को, 9 माह में विटामिन ए का खुराक दिया जाता है। होता क्या है कि जो मिजल्स दिया जाता है, मिजल्स के बाद जो है मतलब मिजल्स तो उसी के साथ इसको भी दिया जाता है। विटामिन ए का खुराक जो होता है वो घोल के रूप में होता है, जो मुंह के माध्यम से इसे दे दिया जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि किस आयु में विटामिन ए की प्रथम खुराक दिया जाता है बच्चे को? तो बच्चे को जो है 9 माह में विटामिन ए का प्रथम खुराक दिया जाता है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लाइक ठोक करके जाइएगा। आप इस हाथ से शुभ काम करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।